एनर्जी हो गया। चलिए शुरू किया जाता। तो सबको पता है कि आज से बैच स्टार्ट हुआ है ना, और बैच में क्या क्या होने वाला पता ही होगा, क्या कि इतना इन्फॉर्मेशन और वीडियो में हम दे चुके हैं। ठीक है, तो आज बायो का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि कंप्लीट बायोलॉजी और केमिस्ट्री में किस तरह तुम लोगों को पढ़ाएंगे, ये बताना ज़रूरी है। ठीक है, आजकल बोर्डो काम नहीं करता सही से। देखो पर डे एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे बायो का। मान के चलो कि लगभग कितना 12 चैप्टर है ना। तब देखो क्या दिक्कत है। चलो अब हो सकता है कि कुछ चैप्टर जैसे 12 है, जैसे लाइफ प्रोसेस, तो उसमें 2 क्लास ले लिया जाए। तो करना ये है कि तुम लोगों को क्लास में नोट्स अगर कुछ करने का मन हो तो रफ कॉपी में नोट्स कर सकते हो, ठीक ना। अगर लगे कि करना है उस कंडीशन में, नहीं तो इसका पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा। ये क्या है। चलो दूसरी बात, क्लास के अंदर ही हम लोग पीवाईक्यू कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, और देखो क्लास ख़त्म होने के बाद तुम लोग को एक प्रैक्टिस शीट मिलेगा जिसमें लगभग 30 से 35 सवाल रहेगा एक चैप्टर से। क्या बोलिए? हाँ, क्या ही है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, लगभग 30-35 सवाल रहेगा। और ये सब कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। कहाँ गया जी टेलीग्राम? इधर गड़बड़ हो गया। हाँ, यहाँ मिलेगा। अब तब तक पानी पी के आ जाए। नहीं, अब स्टार्ट करने का पानी क्या ही पीना। चलो ठीक है, तो हाँ इधर भी कहना है। देखो जो भी इंफॉर्मेशन है बता दिए हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स हो चाहे क्वेश्चन हो। चलो शुरू करते हैं। तो क्लास 9th में ये हो क्या रहा आज का स्लाइड कोई निकाल रहा है, आधे कोई रह रहा है। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे भाई हाँ चलो ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, क्लास 9th में सब पढ़ा ही होगा कि सेल को हम लोग फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोल देते हैं। अब क्यों बोल रहे हैं सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो अगर एक चीज़ तुमसे पूछा जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा बेसिक लेवल पर चलते हैं, कि अपने आसपास अगर तुमको देखने को मिले कि क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, तो अभी जैसे क्लासरूम है तो इसमें क्या क्या होगा, बेंच है, टेबल है, कैमरा है, फ़ोन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ इंसान भी है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि तुम लोग को 2 चीज़ देखने को मिलेगा, पहला लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, आ जाओ, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर आपने सराउंडिंग में देखो तो तुमको 2 चीज़ में नज़र आएगा, पहला लिविंग और दूसरा क्या, नॉन लिविंग। अगला सवाल अगर किसी के माइंड में आ रहा हो तो अच्छा बात है, नहीं आ रहा तो और अच्छा बात है। ठीक है, कि क्या ऐसा चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग में और नॉन लिविंग में, तो इसका उत्तर मिलेगा प्रेजेंस ऑफ सेल। ठीक है, 100% सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का प्रेजेंस होता है, और 0% यानी कि एक भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग है जिसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है। सबके अंदर सेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल। और यहाँ पर लिख देते हैं एब्सेंस ऑफ सेल।
अभी हम सिर्फ यही बोले हैं कि अगर अपने सराउंडिंग में देखो तो तुमको दो चीज़ मिलेगा, पहला लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग, ठीक है। और लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर एक डिफरेंस अगर पता किया जाए तो पहला चीज़ ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, और नॉन लिविंग के अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस बात से हम ये बोल सकते हैं कि इस अर्थ पे जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी सेल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इस लाइन को यहाँ पर लिख देते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स composed of cells, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। अब डेफिनेशन पर आते हैं कि सेल को हम लोग फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तो फंडामेंटल इसीलिए क्योंकि सेल से छोटा चीज़ इंडिपेंडेंटली लिविंग कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे सेल से छोटा क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये सब क्या है, सेल से छोटा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और सेल सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करता है जो उसको लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके सर्वाइवर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको फंडामेंटल बोला जाता है। दूसरा चीज़, अगर हम बात करेंगे एक छोटा सा सेल, जैसे सब 10th पास कर गया है, ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर मान के लो कि एक मेल गेमेट है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं और एक फीमेल गेमेट जिसको हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। अगर स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होगा तो फ्यूज़न होने के बाद सिंगल सेल का फॉर्मेशन करेगा जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और यही जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है 1 से 2 से 2 से 4, 4 से 16, 16 32 इस तरीक़े से, और तब जाकर के बिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर के बनाता है, तब जाकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर फॉर्मेशन होता है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक सेल से, ठीक है, देखो हमारा डायग्राम पर नहीं जाना, ऐसे ही बनाते हैं, हाँ, तो इस पर नहीं जाना है कि नहीं, बस समझना है। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म होने में बिलियंस ऑफ सेल्स लगा है, ठीक है। तो पहला बात पकड़ में आ गया कि इसको हम फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, और यही सेल इस पूरे बॉडी का एक ढांचा, स्ट्रक्चर तैयार करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। थर्ड चीज़ है इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन चलता है जिसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, और सभी के सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। आगे जाकर के और डिटेल में इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ सेल का डेफिनेशन समझाया है, ठीक है, और ये प्रोसेस समझाया है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या बेसिकली डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस। अब बात करते हैं कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनि का मतलब ये होता है सिंगल या फिर वन, और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट है, तो लिख सकते हैं सिंगल सेल इज प्रेजेंट, सिंगल सेल इज प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अरे भाई सब भुला गया। एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है, और अमीबा और पैरामीशियम, उसके बाद पूरा के पूरा मोनेरा किंगडम, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो भी आ जाएगा, चाहे हम साइनो बैक्टीरिया के बात में बात करें या फिर ई कोलाई, चाहे नोस्टॉक, एनाबेना, स्पिरुलिना, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, किसी भी बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे सभी के सभी यूनिसेलुलर ही होता है। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, देखो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना। ईस्ट भी होता है,
ईस्ट एक फंगस है, ठीक है, ईस्ट एक फंगस है। अब देखो, अगर हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लिख देते हैं मोर देन वन सेल इज प्रेजेंट। और इसका एग्जाम्पल बता दो। बोल सकते हैं एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, फंजाई, एक्सेप्ट ईस्ट। क्या कि ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इस स्लाइड में कहीं पर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नहीं है? आगे बढ़े। तुम लोग का तो फायदा ही है, 9th फिर से रिवाइज हो रहा है। चलो, फोन नहीं है, क्या फोन नहीं है, स्कैन नहीं करता है। आगे है डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल एंड सेल थ्योरी। पहला टॉपिक सेल का इंट्रोडक्शन ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। अब देखो, तो सबसे पहले सेल का डिस्कवरी कौन किया है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक स्लाइस ऑफ कॉर्क को सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके देखा तो उसको हनी कॉमला के स्ट्रक्चर दिखाई दिया इस तरीके से। ठीक है, इसको हनी कॉमला के स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये अंदर से क्या था? खाली था, इम्पटी। हनी कॉमला के स्ट्रक्चर के अंदर जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट है, ये अंदर से पूरा कैसा था? खाली था, ठीक है। यानी कि अंदर उसको कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ बाहर के बाउंड्री दिख रहा था। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि रॉबर्ट हुक को सिर्फ और सिर्फ बाहर का बाउंड्री दिख रहा था, तो थोड़ा सा जानकारी ये होगा तुम लोगों को कि प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। और ये चीज़ एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो अगर रॉबर्ट हुक को सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री ही दिखाई दिया तो ये बात हम बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल वाल को देखा था। बेसिकली सेल के अंदर सेल वाल को सबसे पहले कौन देखा था? रॉबर्ट हुक देखा था, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट सीन सेल वॉल, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़, स्लाइस ऑफ कॉर्क जो था कैसा था? डेड था, यानी कि डेड कोशिका का या फिर सेल का डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक। और ये किया कब था? 1665 यानी कि 1665 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा, एंटोन वॉन लीवेनहुक डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम 1674 में एक लिविंग सेल का। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल 1674। ये सब सिंपल इस तरीके से नाम याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में जाकर के न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था 1831 में। फिर जे पुरकिंजे जी ने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया था 1839 में, ठीक है। अब बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान दो साइंटिस्ट हैं जो मिल करके क्या बनाया था? सेल थ्योरी बनाया था। अब देखो, स्लाइडन के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट थे बेसिकली, ठीक है। अब क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे तो तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि बॉटनी के अंदर हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। बॉटनी के अंदर प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं या फिर पढ़ते हैं।
तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद इनको पता चला, अपना एक स्टेटमेंट दिए कि जितना भी प्लांट है सभी के सभी अलग अलग सेल से मिलकर के बना हुआ है और वो सेल्स फर्दर आगे जाकर के डिफरेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लिख देते हैं ऑल प्लांट्स आर composed of different types of cell and further form different tissue. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे देखो, अब हम बात करेंगे स्वान के बारे में। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है थियोडर स्वान। ये बेसिकली जर्मन के जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एनिमल्स पे स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ठीक है अपना स्टेटमेंट दिए कि जितना भी एनिमल्स है उन सभी के बाहर एक थीन आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, जिसको आज के दौर में सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, a thin outer membrane present in animals cell and today known as plasma membrane। दूसरी बात, एनिमल सेल के बाद इन्होंने प्लांट सेल पर भी थोड़ा सा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इनको मिला कि प्लांट सेल के अंदर जैसे एनिमल सेल में एक फ्लेक्सिबल पतला सा बाउंड्री जिसको अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके अलावा एक और रिजिड स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको क्या बोले, सेल वॉल। ठीक है, presence of cell wall is a unique characteristics of plant cell। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब जा करके थियोडर स्वान ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया कि जितना भी प्लांट्स है और एनिमल्स है सभी के सभी अलग अलग सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इन्होंने बताया। फिर दोनों मिल करके ठीक है, स्लाइडन और स्वान ये दोनों मिल करके एक सेल थ्योरी दिया और इस सेल थ्योरी में क्या बोला था, तो दोनों मिल करके एक फाइनल स्टेटमेंट देते हैं, बोलते हैं all organisms are composed of cell and its product। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
तुमसे पूछा जा सकता है कि स्लाइडन ये स्टेटमेंट कब दिया था, तो ये ईयर था 1838, ठीक है, और स्वान कब दिया था 1839 में, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं है। अब यहाँ पर इस सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक आता है। ड्रॉबैक कहने का मतलब, ड्रॉबैक ये था कि जैसे नया सेल कहाँ से आता है इसके बारे में नहीं स्लाइडन और नहीं स्वान, दोनों में से कोई भी कुछ भी बात नहीं बताया था, ठीक है। तो यही एक ड्रॉबैक था इस सेल थ्योरी का। हाउ न्यू सेल्स अराइजेस, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाया था, नहीं स्वान नहीं स्लाइडन। तब जाकर के 1855 में आते हैं रुडोल्फ विर्चो जी, 1855, ठीक है। और इन्होंने पहला स्टेटमेंट तो सेम चिपका दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सभी सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट चिपका दिया डायरेक्टली। कहाँ गया जी? हाय, क्या मजाक चलती है। लग रहा है बोर्ड का हालत ख़राब है। चलो लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अरे हो जाए भाई। चल क्या रहा? चलो देखो, मजाक कर रहा है लग रहा है। ये क्या? ले, हाँ ठीक है। चलो अब देखो, तो पहला क्या बोला था कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर composed of cell and its product। दूसरा चीज बताया कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि नया सेल पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से क्या होता है, अराइज होता है या फिर निकलता है, ठीक है। और इसी चीज़ को इन्होंने अपना भाषा में बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, देखो यहाँ तक 2 स्लाइड है पढ़ा। इसमें पर कहीं पर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब नहीं ये वाला आवाज कैसे आ गया? गाला सही कर रहे थे। चलो सब मजाक वाला बात छोड़ते हैं, टॉपिक पर। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक, पक्का आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। अगला है ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, एक सेल का जस्ट ओवरव्यू लेते हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ पर एक सेल है,
सेल का सबसे बाहर वाला बाउंड्री क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल, जो कि रिजिड होता है कि नहीं, हार्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके जस्ट अंदर वाला लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल है। यानी कि बेसिकली ये बोल रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सभी के अंदर तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। लेकिन सेल वॉल तो सब में प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखो इस वाला पूरा एरिया को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। इस पूरे एरिया को क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म सेल का मैक्सिमम वॉल्यूम को ऑक्युपाई करने का काम करता है और इसी के अंदर, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सभी के सभी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी को लिविंग स्टेट में रखने का काम करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है, और ये भी लगभग सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इसीलिए साइटोप्लाज्म को मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे चर्चा करते हैं, इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। न्यूक्लियस के बाहर ये डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसको बोल रहे हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर न्यूक्लियर इनवेलप बोल देते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। और देखो डबल मेम्ब्रेन के बीच में कहीं कहीं पर छोटा छोटा क्या है, एक पोर्स प्रेजेंट है और इसी पोर्स के द्वारा जो भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आता है और साइटोप्लाज्म से मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है इसी न्यूक्लियर पोर के द्वारा। ये तुमको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम बोल रहे हैं। और एक ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होता है, यानी कि 23 पेयर होता है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन चीक सेल। अब देखो इसी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर तुमको दिख रहा है कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल रहे हैं, डीएनए बोल रहे हैं, ठीक है। यही डीएनए क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर पैक होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल का इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। लिखा हुआ है इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और समझ में आ गया। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर ये बताया गया है कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है और आरएनए से तब जाकर के प्रोटीन बनता है, ठीक है। और ये प्रोटीन बेसिकली बनता है तब जाकर के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है न्यूक्लियर पोर के द्वारा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि सेल के बाहर सेल वॉल होता है जो कि रिजिड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आएंगे तो क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि लगभग सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है और एक लार्ज एरिया दिख रहा है जो लगभग सेल के ज़्यादातर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करने का काम करता है, जिसको मेन अरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, क्योंकि इसी एरिया में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म होता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी लिविंग स्टेट में होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एक डबल मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। उसमें छोटा छोटा पोर्स प्रेजेंट है जिससे मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल से फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्रोमोसोम्स दिख रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में कितना 46 क्रोमोसोम होता है लगभग सभी सेल्स में। इसके अंदर क्या है, डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब न्यूक्लियस पर आएंगे तब, ठीक। आगे बढ़े, वेरी गुड। अब है शेप एंड साइजेस ऑफ सेल्स, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सेल का शेप और साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये तुमको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सिंपल लिखा हुआ भी है, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। अलग अलग सेल का फंक्शन भी डिफरेंट होता है, शेप भी अलग होता है और साइज़ भी अलग होता है। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल तुम्हारा है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल है जिसका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होता है,
3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और इसी के अंदर इसी का एक टाइप है PPLO, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अब यहीं पर छोटा सा एक सवाल बता दो कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना मीटर, ये 10⁻⁻6 मीटर होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो एक बैक्टीरिया का साइज एवरेज 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है, उसका लेंथ बेसिकली, ठीक है। ऑस्ट्रिच एज सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ऑस्ट्रिच का एग सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नर्व सेल के बारे में, तो नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, और ये कैसा होता है, ब्रांच होता है और लंबा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया गया होगा। हाँ चलो, अब देखो अगर हम बात करेंगे वायरस के साइज़ के बारे में, तो ये 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है, ये साइज़ सब याद रखना है। उसके बाद ह्यूमन रेड ब्लड सेल, जिसको हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ये 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है, राउंड और बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है। और भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देख लो, ये क्या है, RBC है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली दिया गया था WBC, WBC का शेप अमीबा के जैसा होता है, एमीबॉइड, ठीक है, इरेगुलर शेप, लिख देते हैं यहाँ पर इरेगुलर, ठीक है। ये तुम्हारा मेसोफिल सेल है, ठीक है, मेसोफिल सेल है, ट्रैकिड है, और ये नर्व सेल है। ये तुम्हारा है कोलुमनार सेल, कोलुमनार सेल पढ़ाएंगे अगला चैप्टर टिश्यू तब बताएंगे, ठीक है, लिख देते हैं कोलुमनार सेल। ये तुम्हारा है नर्व सेल, ट्रैकिड्स है, और ये है मेसोफिल सेल। क्लास 10th में जब स्ट्रक्चर बता रहे थे, एक लीफ का डाइसेक्शन करके उस कंडीशन में तुम लोगों को बताए थे मेसोफिल सेल के बारे में, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए वेरी गुड। आगे देखो, अब है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है। तो सिंपल सी है, 4C याद रखना, ठीक है, हाँ 4C पहला चीज़। तो सेल वाल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, सेल वाल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, और वहीं पर एनिमल सेल के बारे में चर्चा करेंगे तो सेल वाल एब्सेंट होता है, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है तुम्हारा प्लांट सेल में, और यही एब्सेंट होता है तुम्हारा एनिमल सेल में। प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, यही चीज़ तुम्हारा एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। अब ये सेंट्रियोल, जिसको हम सेंट्रोजोम भी बोल देते हैं, ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर और एब्सेंट होता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। सबसे बाहर तुम्हारा सेल वाल है, वहाँ पर सेल वाल एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, जो सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, वो 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिवीज़न में, हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कोई डिफरेंसेस पूछेगा तो बता दोगे, ठीक। अगला है टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहाँ पर देखो, प्रो का क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव कहने का मतलब
नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो इस और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो सिंपल सी बात बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये बात तो बताई दी है कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो यू का मतलब क्या होता है, ट्रू या फिर वेल डिफाइंड, और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो यह बात बोल सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, तुम्हारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। और एक चीज़, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। जैसे एग्जांपल में तुम्हारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सभी का सभी तुम्हारा प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगला बात है राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, जो कि यूनिवर्सल होता है, यानी कि सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सभी सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S टाइप प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसका लार्जर सब यूनिट होता है 50S और स्मॉलर सब यूनिट होता है 30S। कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ गया। वहीं पर बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप आ जाता है, जिसका लार्जर सब यूनिट है 60S और स्मॉलर सब यूनिट है 40S। तुम्हारे माइंड में एक चीज़ हो सकता है कि ऐसा आए कि अगर हम 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 80 का है, ऐसा आ रहा है क्या, कुछ कन्फ्यूजन नहीं आ रहा, बता रहे हैं। देखो, अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है 70S टाइप का राइबोसोम। तो चलो एक चीज़ तुम लोग को बताते हैं कि यहाँ पर किस तरीक़ा से 80S हुआ और 70S हुआ, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये क्या है, RNA है, हमारा RNA है, इसको बोल रहे हैं RNA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये मान के चलो ये है हमारा राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट, ठीक है, जो कि कितना है, 60S है, डन। और ये है स्मॉलर सब यूनिट जो कितना है, 40S है, ठीक है। अब ये जब RNA के साथ बाइंड करता है, ये दोनों जब बाइंड कर जाएगा एक साथ, तब जा करके राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो इसको बाइंड कराते हैं, तो ये जब एक साथ बाइंड करेगा, जैसे यहाँ पर देखो RNA के साथ ये बाइंड कर रहा है, ठीक है, ये भी जा करके यहाँ पर बाइंड करेगा, तो कुछ पार्ट जो है एक दूसरे से ढक जाता है, कुछ पार्ट एक दूसरे से ढक जाता है, और ढक जाने की वजह से यहाँ पर ये जो पूरा कंप्लीट दिखता है ये 80S ही दिखता है, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है 80S। क्लियर है। चलो, थोड़ा देर पहले तुम लोग को बताया थे कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम पाया जाता है, जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, वो भी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, राइबोसोम्स के द्वारा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एनिमल सेल के अंदर ही पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, सेल डिवीज़न के टाइम हेल्प करना, ठीक है। देखो प्लांट सेल के अंदर भी नहीं पाया जाता है, और प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर क्या एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम। बात पकड़ में आ गया। चलो, अब यहाँ से
यूकैरियोटिक सेल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अभी भी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा ही पढ़ा है, ठीक है। किसी भी स्लाइड में तुम लोग को कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो। नहीं है? आगे बढ़े तब, चलो ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, चलो। तो ये स्ट्रक्चर देख करके डरना नहीं है कि नहीं? क्लास 9th में ऐसा पढ़ाया जाता है। और ये है कि इस क्लास में क्लास 9 से एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन तुम लोग पढ़ाया जा रहा है और सेम कंटेंट क्लास 11th में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर एक बना लेते हैं, क्या है, हाँ, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मान के चलो कि एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के बाहर वाला बाउंड्री को क्या बोलते हैं? एनिमल सेल के बाहर वाला बाउंड्री क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब इस सेल मेम्ब्रेन का अगर हम इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट यहाँ से कट कर दे रहे हैं और कट करके अगर इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो हमको इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये स्ट्रक्चर, ए भाई साहब ये लेना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। तो फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर प्रेजेंट होता है किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर, ये हुआ ऊपर वाला लेयर और ये हो गया नीचे वाला लेयर, यानी कि फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। आगे देख लो। अब देखो फॉस्फोलिपिड का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोल रहे हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक आने का मतलब क्या होता है? वाटर लविंग, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करने वाला, ठीक है। और ये जो नीचे जो डंडी दिख रहा है, छोटा सा डंडी, टेल वाला पार्ट जो होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, जो वाटर से हमेशा दूर भागता है, रिपेल करने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान के चलो कि यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, सेल के बाहर भी वाटर प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर भी, क्योंकि सेमी फ्लूइड चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट होगा, है कि नहीं। और वाटर को अट्रैक्ट करने का काम कौन कर रहा है? फॉस्फोलिपिड का हेड वाला पार्ट, ठीक है, जो कि हाइड्रोफिलिक है। तो इसीलिए इस तरीक़ा से अरेंजमेंट होता है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है, यानी कि हेड वाला पार्ट जो होता है, बाहर के साइड में प्रेजेंट होता है और एक नीचे के साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये आउटसाइड इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट की तरफ प्रेजेंट है, और ये साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट है। लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो टेल है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये बीच में प्रेजेंट होता है। बात पकड़ में आ गया? ताकि इसका कांटेक्ट वाटर से ना हो, ठीक है। संभव ही नहीं है कि हो जाएगा जबरदस्ती। तो रीजन होगा ना हाइड्रोफोबिक होने का। तो वही तो बोल रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? हो जाएगा तो क्या हो? ये मैथ नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी में वही होता है जो हम पढ़ते हैं और जिस तरीक़े से वही पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो हम ये बता रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है
और ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न पूछा जा सकता है, लेकिन तो वही तो बता रहे हैं ना। अरे तुम वो क्या बोले कि देखो यहाँ पर क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अगर इस पार्ट को हम जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप थोड़ा सा बना कर दिखा दे तुम लोगों को, ऐसा बात हो गया तो बना ही देते हैं। अब देखो मान के चलते हैं ये तुम्हारा है एक फॉस्फोलिपिड हम बना रहे हैं, ठीक है। ये एक फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का ये वाला पार्ट को बोलते हैं हेड और इस वाला पार्ट को बोलते हैं टेल, ठीक है। अब हेड का नेचर ऐसा है, हेड का नेचर ऐसा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्या क्या होने लगता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है ना, हाइड्रो का मतलब वाटर, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक है। तो हेड वाला पार्ट का नेचर ही ऐसा है कि वाटर के साथ ये अट्रैक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा चीज़, ये जो टेल वाला पार्ट है इसका नेचर ऐसा है कि वाटर से ये दूर भागता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, बात पकड़ में आ गया। अब देखो इसका अरेंजमेंट इस तरीका से क्यों है उसका हम रीज़न बता रहे हैं। अब ध्यान से देखो, सेल के बाहर भी वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेल के बाहर भी वाटर प्रेजेंट होगा और इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो टेल वाला पार्ट है, ठीक है, ये नहीं बाहर की तरफ हो सकता है नहीं अंदर की तरफ हो सकता है, ये बीच में रहता है, ठीक है, इसलिए इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। और फिर से बीच में तुम्हारा प्रेजेंट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि टेल वाला पार्ट, और नीचे तुम्हारा प्रेजेंट होता है हेड वाला पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक है। तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये इस तरफ यानी कि आउटसाइड द सेल तुम्हारा कांटेक्ट में है, और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म की तरह कांटेक्ट में बेसिकली नीचे वाला पार्ट है। तो ये दोनों हेड वाला पार्ट क्या है, वाटर के कांटेक्ट में है, और टेल वाला पार्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं है। तो फॉस्फोलिपिड का इस तरीके से दो लेयर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, इसलिए बोलते हैं बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर भी लिपिड मोनोलेयर यानी कि एक लेयर ये हो गया, और लिपिड मोनोलेयर यानी कि सेकंड लेयर हो गया। दोनों लेयर को एक साथ मिलाएंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, बाई लेयर बोल देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखो, अब इसी लिपिड बाई लेयर के बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, कहीं पर प्रोटीन क्या है, सरफेस पर प्रेजेंट है, सरफेस पे। जैसे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ये देखो यहाँ पर देखो प्रोटीन जो है सरफेस पर प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन जो है थोड़ा सा धंसा हुआ है फॉस्फेट बाई लेयर के अंदर, और कुछ प्रोटीन पूरा धंसा हुआ है, ठीक है, पूरा एम्बेडेड है फॉस्फेट बाई लेयर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो सरफेस पर प्रेजेंट होता है प्रोटीन उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब होता है किनारा, ठीक है, तो जो सरफेस पर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और जो एम्बेडेड होता है कंप्लीटली या फिर पार्शियली उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक और पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब किनारा पे, और इंट्रिंसिक का मतलब अंदर, चाहे आधा धंसा हुआ हो चाहे पूरा धंसा हुआ हो, ठीक है, बात पकड़ में आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन, ठीक है, और क्या है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी कि जो पूरा बेसिकली धंसा हुआ है। प्रोटीन के बारे में चर्चा कर लिए हैं, चलो आप ध्यान से सुनो। हाँ चलो सुनो, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट
बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन। देखो लेटरल मूवमेंट क्या होता है, लेटरल मूवमेंट क्या होता है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा टाइम तो समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से अरेंज होता है। तो मालूम चल गया कि फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है और प्रोटीन कहीं पर सरफेस पर होता है या फिर पार्शियली भी इमिटेड हो सकता है या फिर फुल्ली इमिटेड भी हो सकता है। अब देखो कहीं कहीं पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ये देखो इस तरीक़ा से, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करता है ये। दूसरा चीज़, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, अदर एस्ट्रॉयल्स, जैसे अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल के अंदर तो स्टिग्मोट्रल प्रेजेंट होता है बेसिकली। इसको अगर याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। डन है, चलो अब इस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा सा एक मॉडल पढ़ लो जिसको क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या, हाँ, सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिए थे, ठीक है। चलो तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल देने वाला साइंटिस्ट कौन है, सिंगर एंड निकोलसन। कब दिए थे, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है, ड्यू टू लिपिड इट कैन फ्लो और प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी भी हम देखे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है, यानी कि फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली फ्लूइड मोजाइक मॉडल में यही बोला गया है कि यहाँ पर जो लिपिड प्रेजेंट है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, नहीं ज़्यादा लिक्विड होता है और नहीं ज़्यादा सॉलिड होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, ठीक है। और इसी क्वासी फ्लूइड नेचर के वजह से प्रोटीन और लिपिड क्या करता है, मूवमेंट कर पाता है, उसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, और एक और होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब इसको ध्यान से समझो, लेटरल मूवमेंट करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ से इधर मूव किया और यहाँ से इधर मूव किया, इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, ठीक है। अगर ये लिपिड यहाँ से यहाँ पर मूव कर गया और यहाँ से यहाँ मूव कर गया, इसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। तो लेटरल मूवमेंट प्रोटीन भी कर सकता है और लिपिड भी कर सकता है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चल जाना और ऊपर से नीचे आ जाना, इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये प्रोटीन नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लिपिड से परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लिपिड्स नॉट इन प्रोटीन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कहीं कहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है या फिर शुगर प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर देखो अगर प्रोटीन के ऊपर शुगर्स प्रेजेंट होगा, प्रोटीन के ऊपर ये शुगर लगा हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये लिपिड के ऊपर लगा हुआ है शुगर, इसको ध्यान से देखो, ये लिपिड का अगर शुगर लगा हुआ है, लिपिड के ऊपर शुगर, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, यानी कि शुगर क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही है। एक चैप्टर पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल्स, उसके बारे में तुम लोग को पढ़ाएंगे, शुगर के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होगा लिपिड के ऊपर, उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और यही कार्बोहाइड्रेट अगर प्रेजेंट होगा प्रोटीन के ऊपर तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर रहे थे, हाँ देखो, मेम्ब्रेन हैज क्वासी फ्लूइड सी ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन आइस बर्ग्स आर फ्लोटिंग, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिए थे कौन,
सिंगर एंड निकोलसन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लिपिड और प्रोटीन का कंपोजिशन वेरी करता है सेल टू सेल। लिपिड और प्रोटीन का कंपोजिशन वेरी करता है सेल टू सेल। किसी सेल में लिपिड का परसेंटेज ज़्यादा होगा, किसी सेल में प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे अगर हम आरबीसी के बारे में चर्चा करेंगे तो आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। ठीक है, और लगभग 8% कोलेस्ट्रॉल या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। डन है। आगे बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है। तो पहला चीज़ ये सिक्रीशन करता है, दूसरा चीज़ एंडोसाइटोसिस करता है। ठीक है, जैसे क्लास 10th में पढ़ा है ना कि अमीबा के पास जो आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नेचर होने की वजह से एक अपना स्ट्रक्चर तैयार करता है, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और उसी स्यूडोपोडिया की वजह से इंगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल्स को। इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ सेल का ग्रोथ भी करवाता है और सेल का डिवीज़न भी करवाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल का बीच का एक जंक्शन तैयार करने का भी काम कौन करता है, तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, एक और है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रांसपोर्ट करना। तुमको मालूम होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि हर एक चीज़ को अपने अंदर से पास करने नहीं देता है। ठीक है ना, सेलेक्टिवली कुछ ही चीज़ों को जो रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर उसी को अपने से आर पार होने देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। अब क्या क्या चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक होता है तुम्हारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग डाउन हिल मूवमेंट भी बोलते हैं, जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सबस्टांस क्या करता है, मूव करता है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो गैसेस हो। ठीक है, कोई भी सबस्टांस हो, अगर हायर कंसंट्रेशन से यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, इसीलिए इसको हम लोग डाउन हिल मूवमेंट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप मान के चलो कि ऊपर से हम कोई बॉल को छोड़ दिए, एक स्लोपिंग छोड़ दिए, उसमें कोई मेहनत लग रहा है, नहीं लग रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्लोपिंग होने की वजह से बॉल अपने आप रुकते रुकते नीचे आ गया है। ठीक है ना, जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यानी कि एटीपी खर्च नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ है तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। पोलर करने का क्या मतलब है, पोलर का मतलब होता है चार्ज होना। अगर किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज है तो वो पोलर कहलाता है, और किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज नहीं है तो वो नॉन पोलर या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर में देखो ये एक बनाया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर में सेल के अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर अपने आप ही मूव कर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल रहे हैं सिंपल डिफ्यूज़न। दूसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि आयंस वगैरह पास करता है। तो अभी अभी तुम लोग को बताया है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट है हाइड्रोफोबिक पार्ट, बार बार में क्या है हाइड्रोफिलिक, यानी कि हेड वाला पार्ट, इधर भी हेड वाला पार्ट है और बीच में हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है। तो हाइड्रोफोबिक नेचर से नॉन पोलर होता है। ठीक है, नेचर से कहता होता है नॉन पोलर। तो अगर नॉन पोलर चीज़ें हैं तो पोलर चीज़ को अपने अंदर से पास करने नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस को मूव कराने के लिए कैरियर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, और इसी कैरियर प्रोटीन के द्वारा पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर आयन मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से
लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जाना। अगला आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो जैसे मान के चलो कि नीचे से हम कोई बॉल फेंकना है ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से अगर कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है ना, एनर्जी भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपहिल मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर हम लोग चीज़ों को फेंक रहे हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर एनर्जी या फिर एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सबस्टांस मूव करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अब इसके लिए एक पंप का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है, जिस चीज़ को हमको मूव कराना है उसका पंप होना चाहिए, ठीक है। जैसे सोडियम को मूव कराना है तो सोडियम का पंप होना चाहिए, पोटेशियम आयन को मूव कराना है तो पोटेशियम आयन का पंप होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ गया। तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसी के अंदर एक और कंडीशन तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि अगर एक प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल को वाटर के अंदर या फिर एक शुगर सोल्यूशन में रख दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो तो इसमें तीन चीज़ है, पहला है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा कंडीशन है जहाँ पर एक बीकर में वाटर रखा हुआ है और बीच में सेल्स रखा हुआ है। सेल्स के अंदर स्टार्टिंग में वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं कि वाटर का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कम होता है और आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आयंस का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होगा और वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होगा तो वाटर अपने आप ही ऑस्मोसिस प्रोसेस से कहाँ बीकर से सेल के अंदर मूव करेगा, और जैसे ही वाटर सेल के अंदर मूव करेगा तो पानी एंटर होने की वजह से सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, स्वेल कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है कि जैसे ही वाटर मूव करेगा सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। दूसरा कंडीशन है सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आउटसाइड द इन्वायरमेंट वाटर का कंसंट्रेशन कम है और आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अपने आप ही सेल के अंदर से वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसके वजह से सेल श्रिंक कर जाएगा, और इसी को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस भी बोल देते हैं। एक थर्ड कंडीशन है जिसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर और आउटसाइड द सेल सेम होता है। तो ओवरऑल बेसिकली यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होता है अंदर भी और बाहर भी, लेकिन ओवरऑल क्या होता है, इस तरीक़े से ऐसा मूवमेंट बेसिकली देखने को नहीं मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ अमाउंट में वाटर अंदर से बाहर भी जाएगा, ठीक है, और कुछ अमाउंट में वाटर बाहर से अंदर भी जाएगा, ठीक है ना। तो जितना पानी अंदर है उतना ही पानी बाहर है, तो कोई भी नेट मूवमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी नेट चेंज देखने को नहीं मिलता है, बात पकड़ में आ गया। अगला है हमारा सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, कठोर होता है, ठीक है, सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। अब यहाँ से ये बात सब याद रखना, तुम लोग को याद रखना ये चीज़ें। अगला क्या है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करता है सेल वॉल। अगर हम बात करेंगे प्लांट के सेल वॉल में, तो जो सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, ठीक है, पेक्टिन से और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। पेक्टिन अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात पकड़ में आ रहा है। आगे देखो, अगर हम बात करेंगे एल्गी के सेल वॉल के बारे में, तो एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज से, ग्लैक्टन से, मैनस से और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। ये कंपोजिशन बता रहे हैं सेल वॉल का, अलग अलग चीज़ का कंपोजिशन। एनिमल के अंदर सेल वॉल तुम्हारा एब्सेंट होता है। फंगस के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है उसका कंपोजिशन क्या है, काइटिन से मिलकर के बना होता है। और बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर के बना होता है, या फिर आप म्यूरिन भी इसको बोल सकते हैं। डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत
भाई साहब समय बहुत निकल गया है। चलो कुछ सवाल कर लेते हैं और कंटेंट को यहीं पर रहने देते हैं। ये बताइए पहला सवाल, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोकैरियोट। 2023 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट है? या सब ब्लैंक हो गया जी, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओ। एग्जाम्पल इसलिए बोले थे कि एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम फंजाई के बारे में चर्चा करें तो फंजाई क्या होता है? यूकैरियोट होता है, ठीक है। प्रोटोजवा क्या होता है? तो तुम्हारा अमीबा हो गया या फिर पैरामीशियम हो गया। अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजवंस है। और तुम लोग को मालूम होना चाहिए क्लास में पढ़ के आए हो कि अमीबा और पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर होने के साथ कैसा होता है? यूकैरियोट होता है, ठीक है। हाँ, तो ये भी है यूकैरियोट है। आगे एल्गी प्लांट्स के अंदर कंसीडर किया जाता है, तो ये भी यूकैरियोट्स है। अगला है सिर्फ और सिर्फ बच रहा है बैक्टीरिया, ठीक है। पूरा के पूरा होल मोनेरा किंगडम, चाहे इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, ई कोलाई हो, ठीक है, माइकोप्लाज्मा हो, साइनोबैक्टीरिया हो, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नोस्ट्रेक हो, एनाबेना हो, स्पिरुलिना हो, ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखना। अब देखो जो चीज़ तुमको लगेगा कि हाँ ये हमको नहीं आता तो अपने नोट्स में सप्लीमेंट कर लेना। ये भेजिएगा ना? हाँ बिल्कुल भेजेंगे। नहीं वो ये वाला क्या बोलते हैं, पूरा ब्लैंक स्लाइड ही जाएगा। हाँ पूरा ब्लैंक स्लाइड जाएगा। ब्लैंक स्लाइड करने का मतलब जैसे ये स्टार्टिंग में दिख रहा था ना, हम एडिशनल जो लिख रहे हैं ये चीज़ नहीं रहेगा उसमें, हम ये बोल रहे हैं, ठीक है। क्या कि ज़्यादा चीज़ हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको फिर से हमको करना पड़ेगा इसमें से बोर्ड, वो अपना बोर्ड ठीक से फंक्शन कर नहीं रहा। चलो अगला अगला, काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। भाई साहब मतलब अरे भाई साहब अभी अभी इतना क्या बता तुम लोगों को, बोलते सेल वॉल खाली प्लांटे में होता है। क्या है ये? सेल वॉल प्लांट में भी होता है, एल्गी में भी होता है, फंगस में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। और बैक्टीरिया को थोड़ा सा और डीपली जाएंगे तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया भी डिफरेंसेस है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर होता है स्यूडोम्यूरिन का सेल वॉल, ठीक है। और ये जो लिखा है ये यू बैक्टीरिया का है, जिसको पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये बेसिकली कंपोजिशन बताया था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछा जा सकता है कि प्लांट का सेल वॉल में कौन ऐसा चीज़ है जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इन चारों में से 3 दे देगा या फिर कुछ अलग दे देगा, ऐसा सवाल बन सकता है। आज के तुमको उसमें दिखेगा, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सीट जाएगा ना, दिखेगा उसमें। कहाँ गया? ये रहा। हाँ अब बताओ, काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। आंसर देख लेते हैं। चलो ठीक है। अगला, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, ठीक है। 2017 में, 18 में, 23 में, 25 में भी पूछा गया। बी
देखो अभी अभी मालूम चला है कि काइटिन फंगस का, हेमीसेलुलोज किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पेक्टिन भी प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अगला लास्ट सवाल है, पेक्टिन इज पेक्टिन क्या है, फैट्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है। डी। चलिए ठीक है, डन। तो आज सेल वाल तक तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अगले क्लास में, ठीक है ना, अगले क्लास में पढ़ाएंगे फिर, यानी कि कल के क्लास में। ये कौन है? वो ही थी। सुनो सुनो सुनो, अगले क्लास में न्यूक्लियस से शुरू करेंगे। ज़्यादा एडिटिंग हो गया, गलत बात है ये। क्या ही कर सकते हैं, चेहरा नहीं मिल रहा ना, गला में क्या हो रहा है? आप नहीं पहने, खुद ही पहना दिए। चलो ठीक है, ठीक। ये AI से बनाया